हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एजुकेटर शिक्षा। और आप सभी बढ़िया होगे, मस्त होगे। मैं हूं पंकज वर्मा और आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस समझने से पहले आपको स्फेरिकल सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। स्फेरिकल सरफेस क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास कोई एक सॉलिड स्फेयर है ग्लास का, आप उस ग्लास के स्फेयर को कट कर दो, है ना। जैसे ही आप कट करोगे तो वहां से कुछ, सपोज करो कुछ ऐसी कंडीशन हो, आपके पास एक ग्लास का स्फेयर है पूरा का पूरा, ये है ना। आपने इसको कट कर दिया तो कट करके ये वाला पार्ट जब आप बाहर निकालोगे, इसको आप ए मान लो, इसको बी, तो ये जो निकल के आया है ए और बी, यही क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस, है ना। आप सबने मिरर पढ़ रखा होगा, स्फेरिकल मिरर पढ़ रखा होगा, उसमें हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अगर आप इसको पॉलिश कर दोगे तो ये मिरर बन जाएगा। अगर आप इसका एक एंड चलो पॉलिश कर देते हैं, अगर आप इधर पॉलिश मार दोगे तो ये बन गया मिरर। ऐसा मिरर बन गया कॉन्वेक्स। अगर आप इसका दूसरा एंड पॉलिश करते तो ये कैसा बन जाता? कॉनकेव। और अगर आप पॉलिश ही ना करो तब भी वो स्फेरिकल ही रहेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पॉलिश मार दोगे इसमें, आपने इसको पॉलिश किया, जब आपने पॉलिश किया तो ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक, रिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? जब आप लाइट रे इस पे गिराओगे तो क्योंकि इसका एक एंड तो पॉलिश है तो ये लाइट रे को वापस भेज देगा उसी मीडियम में, है ना। और अगर आप इसको पॉलिश ना करो, जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, आपने इसको पॉलिश नहीं किया और आप इस पे एक लाइट रे गिरा रहे हो, तो अब ये क्या करेगा? ये लाइट रे आपकी दूसरी डायरेक्शन में क्रॉस हो जाएगी। और हमने पढ़ रखा है जब भी लाइट रे किसी मिरर पे गिराते हैं और वो दूसरे मीडियम में चली जाती है क्रॉस करके, तो वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आ जाता है ना। और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आप सबको पता है थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, है ना। अगर आप यहां पे इमेजिन करो कि ये तो आपके पास चलो एक स्फेरिकल सरफेस है, जरा इसको एक बार प्लेन पे समझ लो थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा जिसका यूज करना है हमको। मान लो आपके पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है ना। ये क्या है आपका? प्लेन मिरर। और आप सबने थोड़ा सा पढ़ रखा है प्लेन मिरर के बारे में। ये आपका इस पे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, यहां से कोई लाइट रे आ रही है, आई, और आपको पता है कि लाइट रे जिस एंगल पे गिरेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। अब ये जब दूसरे मीडियम में निकलेगी तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहली बात कि या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाए, या तो ये पहली कंडीशन ऐसे शो कर सकती है, या फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट कर जाए। बात क्लियर? अब ये कैसे होता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती है? इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मान लो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और जिसमें ये लाइट रे जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है ना। तो अगर n1 ज्यादा हो गया n2 से, यानी कि ये मीडियम हो गया आपका डेंसर, क्या हो गया? डेंसर, और ये हो गया आपका रेयरर, तो उस कंडीशन में जो लाइट रे आपकी जाएगी डेंसर से रेयरर में, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर इसका उल्टा कर दो, अगर आप रेयरर से डेंसर में आओ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगी, है ना। यही क्या होता है? स्नेल का नियम भी होता है। स्नेल साहब ने यही बताया था कि इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना n1, ये जो n1 है, और इस मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी कि n1 साइन आई, यानी इस मीडियम का आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसका साइन कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दूसरे मीडियम का जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से डिनोट। तो ये हो गया आपका आर, सॉरी n2 साइन आर।
अब ये आपको नियम भी याद रखना है, क्या है स्नेल का नियम, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको हो गया है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे बगैर इधर उधर भटके हुए, क्योंकि पीछे के जितने भी इसके पीछे के लेक्चर्स हैं, है ना, जिसमें आपको मिरर मिलना है और प्लेन मिरर मिलेगा, सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिल जाएगी, अपलोड हो जाएंगे उसके भी वीडियोस। ठीक, खैर मान लो आपके पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, कैसी है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, है ना। डायग्राम को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, डायग्राम अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन जिसका जो डेरिवेशन है वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अब आपको पता है कि इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आपको पता है, ऐसी एक्सिस जो सेंटर से इसके पास होगी और इसके पोल से होते हुए निकल जाएगी, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, बोल दिया, कोई समस्या नहीं यहां तक। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस आई, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, है ना। अगर स्फेयर का पार्ट होगा तो उसका उस स्फेयर का कुछ सेंटर भी रहा होगा, और सेंटर रहा होगा तो उसका कुछ रेडियस भी रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपके पास कर्व सरफेस है इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। अब मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, ठीक, और इस पोल से इस सेंटर तक की दूरी जो होगी उसको आप पहले ही मार्क कर लो, क्योंकि आपको पता है ये क्या होगी, रेडियस होगी इसकी, हो गई रेडियस। और दो बातें और ध्यान रखने वाली है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से आप सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, तो ये लाइन ऑलवेज यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। अगर मान लो आपने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर आप एक इसके सेंटर से लाइन खींच रहे हो तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको प्रॉपरली जो आपका रे डायग्राम है उसको बना पाओगे। तो हमने इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सेंटर से आप कोई एक लाइन खींच लो जो कि इसको कट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। इसको आप n से डिफाइन कर लो, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जहां तक का हमारे पास कोई समस्या नहीं है। ये जो इस साइड का मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लेट कर लो n1 है, और ये आपका पूरा का पूरा दूसरा साइड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये मान लो कि n2 है। यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, पॉइंट का नाम है O, और इस पॉइंट O पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको बनाना है इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। बनाते हैं तो पता है कैसे बनता है, यहां से एक रे निकलेगी और ये रे जाके स्फेरिकल सरफेस से टकराएगी। कहां पे टकराएगी, यहां पे नॉर्मल है ना। टकरा तो आप कहीं भी सकते हो, यहां भी सकते हो, यहां भी सकते हो, यहां भी सकते हो, यहां भी सकते हो, या नीचे भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप नीचे टकराओगे तो आपको नॉर्मल वहां से बनाना पड़ेगा, ठीक, वो आपकी मर्जी, जहां भी आपका मन हो। अब इसको आप लेके जाओ और यहाँ पे ये टकरा, जहां पे टकराई उस पॉइंट को चलो हमने मान लिया एक, किसी को कोई समस्या। ये आपकी लाइट रे थी जो ऑब्जेक्ट से निकली थी और स्फेरिकल सरफेस पे टकराई। अब आगे की बात सोचते हैं, टकराने के बाद क्या होगा कि ये जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, और निकलने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि n1 ज्यादा है या n2 ज्यादा है। भाई ये तो पता होना चाहिए कि n1 ज्यादा है या n2 ज्यादा है। अगर आपको गिवन है तो अच्छी बात है, आप टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक जनरल डायग्राम बना लो, है ना। और हमने एक जनरल डायग्राम बना लिया, ये जो हमारी रे थी यहां से टकराने के बाद कुछ यूं निकल गई, निकल गई। अब जब ये यूं निकलेगी तो इसको आप डॉटेड से पीछे बढ़ा दो,
बात क्लियर? थोड़ा सा लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाना, है ना। ये जो डॉटेड से आपने पीछे बढ़ाया, ये होगा इमेज, जो कि कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा। बात क्लियर? तो डायग्राम बनाना एकदम क्लियर आना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट था ओ पे रखा हुआ था, ओ से वो गया स्फेरिकल सरफेस पे, ए पॉइंट पे गिरा, और ए पॉइंट पे गिरने के बाद जो आपकी रे थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। आप लेंस जो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है इसकी दूसरी तरफ, तो रे को आगे बढ़ा दोगे, लेकिन वो उस रे का एक डॉटेड डायग्राम, डॉटेड लाइन लेके आओगे और वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे गिराओगे। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पे वो कट करेगा वही क्या बनेगा? आपका फाइनल इमेज बनने वाला है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या की बात नहीं। इस ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि यहां पे गिर रहा है, इसको आप कुछ मान लो एम, जो भी आपका मानने का मन हो, ठीक। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखो कुछ एंगल्स बने। कौन कौन से एंगल बना? पहला, ऑब्जेक्ट से जो रे चली थी, ये रे नॉर्मल के साथ, आपका नॉर्मल का नॉर्मल क्या है? जो सी से एन तक गया, यही तो नॉर्मल है। ये रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई। ठीक। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट होके आई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये वाली रे थी, ये जो डॉटेड बनी, अब ये भी तो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, और ये कितना बनाएगी? दो एंगल बने। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहां भी बन सकता है, एक यहां बन सकता है, और एक यहां बन सकता है। तो इन तीनों एंगल्स को हम लोग, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लिया बीटा, और इसको मान लिया गामा। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और चीज आगे सोच लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो भी आपको नाम रखना है रख लो, ए बी सी, तो आपको पता है इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी एंगल बी जो होगा वो एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर होगा, क्योंकि एंगल बी क्या है? एक्सटीरियर है ना। और ये आपके दो इंटरनल एंगल है, अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ये बात आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम में कितने ट्रायंगल दिखेंगे? एक ट्रायंगल ये मैं बना देता हूं अलग से, यह है ओ ए एम, ठीक। इसी तरीके से और एक डायग्राम देखो, यह है आपका यह है आई ए एम, है ना। एंगल भी पता है, ये वाला एंगल है अल्फा, ठीक। ये वाला एंगल जो है ये है बीटा, सॉरी ये तो एम है, एम पे कोई एंगल नहीं है, एम पे आपका 90 बनेगा, और ये एंगल है आपका बीटा, और ये एम पे 90 बनेगा। उसी तरीके से तीसरा वाला भी आप चाहो तो यहाँ से यहाँ बना सकते हो। क्या बनेगा? ये तीसरा वाला जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास गामा, है ना। ये आपका वापस एम ही रहेगा, कोई फर्क की बात नहीं। तो आपको तीन ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक। अब वो करना क्या है? आपको कोई एक ट्रायंगल उठाना है। पहले कौन सा उठा लेते हैं? पहले उठा लेते हैं ओ ए सी। तो लिखो इन ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी को अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए सी, और ये क्या है? ओ ए एम, और इसको हम बना लेते हैं ओ ए सी। तो कुछ ऐसा आ जाएगा सी आपके पास, ये वाला पॉइंट है सी, और ये एंगल आपके पास क्या है? आई, और ये वाला एंगल क्या है? सी के साथ जो बना हुआ है गामा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये गामा क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल हुआ। ये एक्सटीरियर एंगल आई और अल्फा के सम के बराबर होगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं
कि गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, और आई की वैल्यू आप यहां से निकाल लो तो ये हो जाएगी गामा माइनस अल्फा। इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। किसी को कोई समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर आप देखोगे तो अब आप हम कौन सा एंगल उठाएंगे, बी आई ए सी। आई ए एम है ये, तो इसको हम सी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो जब आप इसको सी में कन्वर्ट करोगे तो देखो कुछ ये लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है और ये बन जाएगा सी, बन गया। अब ये एंगल आपको पता है कितना है गामा, और ये वाला एंगल कितना है, ये है आर, आपका आर है। तो आपको पता हो गया गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। तो ये भी लिख लो, इन ट्रायंगल आई ए सी जो गामा होगा आपका वो आर प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, और यहां से जो आर की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी कितनी, गामा माइनस बीटा। और ये बन गया आपके पास दूसरा इक्वेशन, जहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पता है कि हमने स्नेल का नियम पढ़ा है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बताया था अभी कि जो n1 होगा साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा n2 साइन आर के, है ना। तो आई की जगह आप क्या रख दो और आर की जगह क्या रख दो, रख दिया। तो ये बन गया आपका n1, इधर से आ गया साइन गामा माइनस अल्फा, इधर से आ गया n2, ये आ गया आपका साइन गामा माइनस बीटा। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 3 और थोड़ी सी बात पे और चर्चा कर लेते हैं साइड में, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से आधे लोगों को पता नहीं होगा। तो पहले मैं इसको बता देता हूं ताकि आप याद रख सकें। पहली बात, तो अगर कभी भी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा आपका बहुत छोटा हो, तो जो साइन थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है थीटा के, ठीक। और जो कॉस थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है इक्वल 1 के, और जो टेन थीटा होता है ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है थीटा के। बात क्लियर। ये कंडीशन कब है, जब थीटा आपका बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, ठीक। अगर आपको ये बात याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, समझना है तभी आप समझ सकते हो। मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे ये एंगल हमने बना दिया थीटा, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और बेस, और इधर हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, हो गया। तो अगर आप डिफाइन करोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा जो होगा वो P अपॉन में H मिलेगा, मिल जाएगा। अगर आप सोच के देखो ये थीटा बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटा होने का मतलब कि आप कुछ ऐसे इसको लेते चले आओ, 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 और ये कहां पे लाई कर जाए, ये लगभग कुछ ऐसा लाई कर जाए इसी को। तो P की वैल्यू देखो एकदम धीरे 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 बहुत छोटी होती चली जाएगी, है ना। बहुत छोटी हो जाएगी तो बचेगा क्या, केवल H ही बचेगा। अब ये सी बात है, H ही बचेगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा और रिलेट करो किसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ये भी आप सबने पढ़ ही रखा है, लेकिन सोचो कि अगर आप कुछ ऐसा बनाते एक छोटा सा एंगल और ये बन जाता, ये बन जाती आर्क, ये आपका क्या है थीटा। इसी डायग्राम को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सोचो कि ये वाली जो P है ये छोटा करते चले जाओ आप तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये जो लेंथ होगी ये लगभग आर्क लेंथ के इक्वल होगी। किसी भी स्फेरिकल अगर कोई भी आपका सर्कुलर वो है वहां पे थीटा स्मॉल सा थीटा बनाओ तो उसकी आर्क लेंथ आएगी। और आपको पता है कि ये आर्क लेंथ जो इतनी छोटी है, ठीक, इतनी छोटी है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज और बेस है ये कैसा हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो इसका बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है वो लगभग इक्वल हो जाएंगे।
लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे। अगर आपका थीटा बहुत छोटा हो जाए, थीटा छोटा होने से ये जो परपेंडिकुलर है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लगभग आपका जो हाइपोटेन्यूज है और जो बेस है ये लगभग बराबर हो जाएंगे। अब उठा के ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखो कहाँ पे, आपको बताया मैंने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब थीटा आपका बहुत ही छोटा होगा तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे। कितना बचेगा, वही तो बच रहा है, बात समझे। इसी तरीके से साइन थीटा अगर आप रखोगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। सोच के देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने रख दिया, आपको लग रहा था पी तो बहुत छोटा हो गया और एच तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा, तो ये कितनी मिनिमम वैल्यू हो कि थीटा जो साइन थीटा है वो थीटा के इक्वल हो। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको हमने दे दिया साइन हाफ डिग्री, तो साइन हाफ डिग्री हाफ के बराबर नहीं होगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू अगर आप इसके हिसाब से देखो तो यहां पे क्या बताया गया, थीटा आपका बहुत छोटा हो तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपने लिख दिया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन हाफ डिग्री इज इक्वल टू हाफ, तो ये गलत है। क्यों गलत? ये है कि साइन हाफ डिग्री हाफ के बराबर नहीं होगा, है ना, या साइन 2 डिग्री 2 के बराबर नहीं होगा, या साइन 3 डिग्री 3 के बराबर नहीं होगा। जो थीटा होना चाहिए ये आपका होना चाहिए इन रेडियन। किसमें? रेडियन में। बात क्लियर? ये थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि साइन हाफ डिग्री है तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू हाफ, और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन में कन्वर्ट करना आप सबको पता है, कितना करते हैं, ये आ गया 1/2, यहां से आ जाएगा पाई अपॉन 180, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रखो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करके मार दो, काम खत्म, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर आप कैलकुलेटर में भी, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें साइन हाफ डिग्री की वैल्यू इंटर करोगे, तब भी आप देखोगे जितना वैल्यू इसकी आएगी और इसको सॉल्व करने पे जितनी वैल्यू आएगी लगभग लगभग सेम आएगी। ये जो है ये अप्रॉक्स 10 डिग्री तक ऐसे ही रहता है, 10 के बाद चेंज आता है। मतलब साइन 1 डिग्री का जो होगा थीटा वो भी थीटा के इक्वल होगा। ये 10 डिग्री तक का इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, 10 के बाद चेंज आ जाता है। अच्छा, यहीं से अगर आप देखो, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइन थीटा जो है थीटा के बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर है। तो जो साइन थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा भी हो सकता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है और नोट कर लो, क्योंकि मैं रफ करूंगा, मेरे पास जगह की कमी है। ठीक, तो अब इस जो चीज हमने बताई इधर, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसका यूज करते हैं और जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसको कुछ रिड्यूस करते हैं। यहां पे हमने बताया कि जो थीटा है अगर बहुत स्मॉल है तो लिख लो बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो ये बहुत स्मॉल एंगल हो गए। जब बहुत ही स्मॉल एंगल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा n1, थीटा के साइन हटा देंगे हम लोग, लिख लेंगे सीधे गामा माइनस अल्फा, इधर से आ जाएगा n2, यहां से लिख लेंगे गामा माइनस बीटा। किसी को कोई समस्या? अब आप एक काम करो, गामा वाले टर्म एक साइड ले लो और बाकी सबको एक साइड दे दो। तो ये मिल गया n1 माइनस n2, और इधर से भी गामा n2 आएगा तो गामा हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, और इधर से बच जाएगा आपके पास n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये आपके पास कुछ मिल गया। इसको हम बंद कर लेते हैं डब्बे में अभी। ठीक, डब्बे में बंद करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने फिर से मुद्दे पे। अब ये जो इक्वेशन 4 है इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमको चाहिए रिजल्ट वो इक्वेशन 4 ही लाके देगी। हमने फिर से बताया आपको, क्या बताया कि थीटा आपके पास बहुत छोटा है, तो जब आपने साइन थीटा को थीटा के टर्म में लिख लिया तो आप थीटा को साइन थीटा भी तो लिख सकते हो। फिर से वही बात कि जो अल्फा बीटा गामा है ये वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटे। तो अगर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पे गामा है वहां पे लिखो टेन गामा, जहां पे अल्फा है वहां लिखो टेन अल्फा, जहां पे बीटा है वहां पे लिखो टेन बीटा। तो आपको मिल जाएगा यहां से n1 माइनस n2 टेन
गामा इज इक्वल टू n1 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा। यहां तक का किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप फिर से आओ इस ट्रायंगल में, याद करो जब हमने ट्रायंगल बनाया था तो इसमें कुछ m था, ये m यहां पे बना लो आप। अब इस m की जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक। इस m को आप मान लो कि ये जो है ये एग्जैक्टली h है ना, h से डिनोट कर लिया। और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि पोल यहाँ पे जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये बहुत ही कम होती है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये किसी बहुत बड़े, मतलब इतना भी बड़ा ना ले लो कि साला इनफाइनाइट का रेडियस का ले लो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये एक बड़े रेडियस के स्फीयर से कट किया गया है। अगर बड़े रेडियस का स्फीयर होगा तो ये m और p अप्रॉक्स एक ही जगह पे आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट हम नहीं लेते, नहीं काउंट करते हैं, ठीक। तो अगर आप देखो तो इस ट्रायंगल में अगर आप अप्लाई करो tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, दिस h अपॉन में दिस। और आपको पता है कि यहां से लेके जो ये यहां तक की डिस्टेंस है ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ठीक। इसी तरीके से जब आप यहां पे आओगे लिखोगे tan बीटा, तो tan बीटा भी क्या हो जाएगा h अपॉन में दिस। और यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है आपको ये पता है कि ये है v, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसी तरीके से जब यहां पे आप देखोगे तो ये जो tan गामा है ये हो जाएगा h अपॉन में दिस। और ये आपको पता है ये क्या है, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई समस्या, उठा के चिपकाओ यहां पे, जैसे ही चिपकाओगे आपका काम का चीज मिल जाएगा, n1 माइनस n2। और tan गामा की जगह पे क्या, tan गामा की जगह पे आपको चिपकाना है h अपॉन r। बट ध्यान रखना h अपॉन r तो आपने रखा, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान होना चाहिए। साइन कन्वेंशन आपको रखना है जिसका जो साइन आएगा, h हमारा पॉजिटिव रहेगा और r कैसा रहेगा, निगेटिव में, ठीक। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे n1 मिल जाएगा यहां से। और tan अल्फा को आप क्या लिखोगे, tan अल्फा को हम लोग लिखेंगे h अपॉन में u, लेकिन u कैसा, माइनस में। तो ये भी आ गया h अपॉन में माइनस का, फिर माइनस, आगे क्या आ गया n2, और फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास, बीटा। तो ये हो गया h अपॉन में v, बट v कैसा, ये भी माइनस के साथ, तो h अपॉन में v, v कैसा, माइनस में। किसी को कोई समस्या? अब अगर यहां तक पहुंचने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई तो आगे देखो कि बोथ साइड से h h h कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेके उड़ा दो। जैसे ही आपने कॉमन लेके उड़ाया तो आपको मिल गया यहां से n1 माइनस n2 अपॉन में माइनस का r इज इक्वल टू n1 अपॉन में माइनस का u माइनस n2 अपॉन में माइनस का v, ठीक। माइनस माइनस भी सब जगह सेम है तो माइनस भी उड़ जाएगा, और आपका जो रिजल्ट बचेगा ये बच जाएगा आपके पास n1 माइनस n2 अपॉन में r इज इक्वल टू n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक। अब अगर देखो तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास, यही हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमने जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया, n1 माइनस n2 अपॉन r इज इक्वल टू n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन में v, ठीक। ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। किसी को डाउट हो इस पूरे के पूरे उसमें डेरिवेशन में तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके डाउट को दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। और इसमें ये तो हमारे पास कॉन्केव के लिए था, और इसी तरीके से होता है कॉन्वेक्स का। अगर आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, तो उसका डेरिवेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसका भी। और उसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, उसका मैं डायग्राम आपको समझा दूंगा, करना बाकी आपको सेम है,
तो वो आप अपने आप से करोगे। मैं इसका डायग्राम बनाना, आपको रे डायग्राम बनाना समझा दूंगा, और वो काम आपका है कि आप अपने आप से करिए। ठीक, तो चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।